नमस्कार, NSC9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तेज बराला। बुलेटिन की शुरुआत अंबाला से जुड़ी खबर के साथ, जहां बन रहे शहीदी स्मारक का PWD मंत्री रणबीर गंगवा ने निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों से बातचीत भी की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि पिछले 6 साल से शहीदी स्मारक बनाने का काम चल रहा है और लगभग पूरा हो चुका है। शहीदी स्मारक बन गया है। ये उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इस स्मारक को बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है और ये ज़बरदस्त टूरिस्ट पैलेस बन चुका है। वहीं जानकारी देते हुए ये भी बताया कि हरियाणा में 3 नगर निगम चुनावों की कभी भी घोषणा हो सकती है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा अंबाला नगर निगम चुनाव प्रभारी रणबीर गंगवा ने कहा कि भाजपा की पूरी तैयारी है। जैसे ही चुनाव आयोग और पार्टी अपने कैंडिडेट्स की घोषणा करेगी, पूरे देश और प्रदेश में माहौल भाजपा पार्टी के पक्ष में हो जाएगा और निश्चित रूप से भाजपा के मेयर और पार्षद कैंडिडेट जीत कर आएंगे। आज शहीदी स्मारक के अंदर यहाँ आए और यहाँ पे लगभग पिछले 6 साल से जो काम चला हुआ है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इसकी शानदार ये शहीदी स्मारक हमारा ये बना है, जो उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का काम किया। और यहाँ पे एक बहुत ही शानदार तरीके से इसको बनाया गया है कि जो यहाँ हमारे जो आने वाली पीढ़ी आएगी, बच्चे आएंगे, कोई और बाहर से जो एक तरीके से ये टूरिस्ट पैलेस भी बहुत ज़बरदस्त हो गया है। जहाँ इसको देखने में आनंद आएगा, वहीं उन शहीदों ने किस तरीके से इस देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी देने का काम किया, कौन कौन वो शहीद थे और किस तरीके से, क्योंकि अंबाला की जो धरती है वो ऐतिहासिक धरती है, जहाँ से 1857 की क्रांति की चिंगारी की शुरुआत यहाँ से हुई। और मैं उन सभी को नमन भी करता हूँ। और यहाँ बहुत ही जो शानदार सरकार की तरफ से बनाया गया है, ये माननीय मनोहर लाल जी जब CM थे तब शुरू हुआ था और माननीय विज साहब का इसमें विशेष रूप से जो इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है कि इसको देखने में, इसको किस तरीके से जो डिज़ाइन करें, किस तरीके से बनाएं। तो मैं विज साहब को भी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं इस बात के लिए कि बहुत ही एक शानदार ये जगह बनाने का काम किया है, जो उन शहीदों की याद के अंदर। हमारी पूरी तैयारी है और जैसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव डिक्लेयर करेगा, हमारे कैंडिडेट हम डिक्लेयर करेंगे। और निश्चित रूप से आज जो माहौल पूरे प्रदेश में, बल्कि मैं ये कहूँगा पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। निश्चित रूप से सारे के सारे कैंडिडेट हमारे जीत करके आएंगे। हम मेयर और 20 हमारे जो आजमगढ़ जिले के तरवा क्षेत्रों में आयोजित स्वर्गीय चंद्रदीप सिंह की 11वीं अखिल भारतीय इनामी हॉकी प्रतियोगिता के 5वें और अंतिम दिन 2 टीम के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें दोनों टीमों द्वारा साइन नॉइस सोनीपत और CISF चंडीगढ़ के बीच ये मैच खेला गया। दोनों तरफ की टीमों ने रोमांचक खेल का प्रदर्शन किया और अंततः मैच बराबरी पर समाप्त हुआ। इसके बाद टाई ब्रेकर के जरिए मैच का फैसला हुआ, जिसमें CISF की टीम ने साइन नो वॉइस सोनीपत को 5-4 से हरा दिया। इस मैच में तीसरे स्थान के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और NIOS लखनऊ की टीम के बीच ये खेल हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने NIOS लखनऊ को 3-1 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। तीनों टीमों को अतिथियों द्वारा प्रथम पुरस्कार, CIF चंडीगढ़ की टीम को द्वितीय पुरस्कार, साइन सोनीपत को तृतीय पुरस्कार, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम को मेडल और क्रमशः 1 लाख रुपए, 60,000 रुपए और 30,000 रुपए इनामी राशि देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर खेल आयोजन के सचिव प्रभाकर सिंह ने कहा कि लगातार 11 वर्षों से इस आयोजन के पीछे उद्देश्य है कि इसे स्थापित किया जाए और स्वर्गीय चंद्रदीप सिंह की अकादमी के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता रहे, ताकि इन खिलाड़ियों को देखकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी बढ़ सके। केंद्रीय बजट में RDG ग्रांट बंद होने का मुद्दा दिन प्रतिदिन गर्माता ही जा रहा है। जहां विपक्ष इसे अस्थायी व्यवस्था बता रहा है, वहीं सरकार हिमाचल की इस ग्रांट के बंद होने को लेकर गंभीर है।
8 फरवरी को इस मुद्दे पर कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। साथ ही उसी दिन विधायक दल की बैठक बुलाने पर भी विचार किया जा रहा है, जिसमें भाजपा विधायकों को भी बुलाया जाएगा और आरडीजी विषय पर प्रेजेंटेशन दी जाएगी। इससे बताया जाएगा कि इस ग्रंथ के बंद होने से प्रदेश पर कितना विपरीत असर पड़ेगा। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैथू में हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक की नई शाखा के उद्घाटन के दौरान कही। भाजपा के बयानों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को मैदानी राज्यों की कतार में खड़ा करना गलत है। 68% भूमि वन क्षेत्र, 28% फॉरेस्ट कवर और 5 नदियों वाला हिमाचल पर्यावरण बचाकर विकास करता है। ऐसे पहाड़ी राज्य के विकास के लिए आरडीजी जीवन रेखा है। साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया कि आरडीजी बंद होने का असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और इसके लिए प्रदेश की जनता को भी संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। मुझे ये लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मैं इनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि 17 राज्यों में हिमाचल प्रदेश को ना गिने। 17 राज्यों में अगर हिमाचल प्रदेश को गिनेंगे तो हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ी योजनाएं नहीं आती है। 90% यहाँ पहाड़ी इलाका है। इस प्रदेश में 68% फॉरेस्ट लैंड है, 28% फॉरेस्ट कवर है, 5 नदियाँ यहाँ से बहती है। हम वाटर वॉल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया है, हम लंग्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया है। हम उस इकोलॉजी को भी बचा के रखते हैं और हर साल 90,000 करोड़ की हम इकोलॉजी के रूप में सेवा करते हैं देश की। और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी है। ये कहना कि 17 राज्यों में आरडीजी बंद कर दी, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए आरडीजी बहुत मायने रखती है, ये गलत बात कह रहे हैं वो। मैं कह रहा हूँ इस राजनीति से ऊपर उठकर आप इसकी गंभीरता को समझिए, इसकी गंभीरता को इनको समझने की जरूरत है। ये विरोध करना कि महज आरडीजी को 17 राज्यों में किया। अब केरल जैसे राज्य में 3 एयरपोर्ट है, कर्नाटका जैसे। हिमाचल भाजपा ने सुक्खू सरकार पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का बलात्कार करने के आरोप लगाए। शिमला में भाजपा प्रवक्ता संदीप भारद्वाज ने कहा कि नगर निकाय और पंचायत चुनाव को टालने के लिए सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और एसएलपी दायर की गई है। आखिर सरकार पंचायत चुनाव को क्यों टाल रही है? वोट चोरी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस हिमाचल में गांव के गरीबों को वोट के अधिकार से वंचित रखकर वोट चोरी कर रही है। वहीं आरडीजी को खत्म करने के मुख्यमंत्री के आरोपों पर भी भाजपा प्रवक्ता संदीप भारद्वाज ने पलटवार किया और कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति के लिए केंद्र सरकार को दोष देने की नौटंकी कर रहे हैं, जबकि हिमाचल की वित्तीय बदहाली की असली वजह कांग्रेस सरकार की गलत नीतियां हैं। मुख्यमंत्री आरडीजी बंद होने का रोना रोकर जनता की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जवाब देना चाहिए कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को जो हजारों करोड़ रुपए की सहायता विभिन्न योजनाओं के तहत भेजी है, उसका उपयोग विकास कार्यों में क्यों नहीं हुआ। मुख्यमंत्री सुक्खू प्रदेश की विकास की नहीं बल्कि अपनी कुर्सी और कांग्रेस नेताओं के हितों की चिंता कर रहे हैं। हिमाचल को केंद्र से जो पैसा रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मिला, उसे भी कांग्रेस सरकार ने नहीं छोड़ा। रेलवे और स्वास्थ्य के बड़े एमओयू प्रोजेक्ट्स में भी विभागों पर दबाव बनाकर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हासिल किए गए और करोड़ों रुपए का फंड ट्रेजरी से बैंकों में ट्रांसफर कर दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रेजरी पे ताले लग रहे हैं। जानकारी ये मिली कि फिर से 15 दिन के लिए ट्रेजरी को बंद कर दिया जा रहा है। उसका कारण है कि कोष नहीं है। और हिमाचल की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रेलवे में कंपनसेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए पैसा आया, उसको ट्रेजरी से निकाल करके प्राइवेट बैंक में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि उसका अपनी मर्जी से दुरुपयोग किया जाए। इसके बाद बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ बोलते हैं आपदा है, एक तरफ बोलते हैं तनख्वाहें देने को पैसे नहीं हैं, एक तरफ बोलते हैं कि कर्मचारियों की पेंशन देने के पैसे नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं कि रोज नए चेयरमैन की जो नोटिफिकेशन हो रही है कि क्या वो बिना तनख्वाह के हो रही है? क्या उसके आवास पे और उसकी गाड़ी पे खर्चा नहीं हो रहा है? तो आपकी प्राथमिकता तो अपने लोगों को रोज एक नया चेयरमैन बनाना, नया डायरेक्टर बनाना और उसकी व्यवस्था को खड़ा करने तक ही सीमित है, ना कि हिमाचल के कर्मचारियों की आपको चिंता है, हिमाचल के पेंशनरों को आपकी चिंता है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स हमीरपुर के परिसर में 2 युवक किसी बात को लेकर आपस में उलझ गए। एक युवक पेशी के लिए कोर्ट में आया हुआ था तो दूसरे ने किसी बात को लेकर बहसबाजी शुरू कर दी।
हाल ही में यह मामला सामने आया, दोनों के बीच हाथापाई शुरू हुई जिस पर माहौल खराब हो गया। बाद में पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं एक मामला और ऐसा सामने आया जिसमें एक युवक ने दूसरे पर तेज धार हथियार से हमला किया। पुलिस ने उस मामले में भी कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर ने बताया कि दोनों मामलों में पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। मतलब कि लड़ाई झगड़े में खुद को इन्वॉल्व ना करें, इससे किसी को अपना करियर स्पॉइल कर सकते हैं और वो किसी भी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी हाल ही में 2 केसेस सामने आए थे, जिसमें कार्तिकपुरी की शिकायत पर करण राणा के विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ है। ये क्योंकि लोकल ही व्यक्ति हैं दोनों। एक ने इसने करण राणा ने उसके दूसरे लड़के के ऊपर शार्प वेपन के साथ अटैक किया था। तो ऐसे केसेस से खुद को बचाना चाहिए। ऐसे वारदात ना वो कोई व्यक्ति इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो खुद को ना करे, और दूसरा कि वो समाज में किसी भी तरीके से शांति को खतरा पैदा ना करें। तो ऐसे व्यक्तियों को दोबारा से ये बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के अगेंस्ट सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और एक और इंसिडेंट ऐसे रिपोर्ट हुआ था कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 2 लोग आपस में लड़ रहे थे, तो उसमें भी जुगोत्ता गोलू करके कोई है लोकल यहाँ से और करण राणा, तो इनके विरुद्ध भी जो रेलेवेंट प्रोविजन में केस रजिस्टर किया है। तो बोलने का मतलब सिंपल सा है कि हमारा जो नौजवान लोग हैं, नौजवान साथी हैं, उनको किसी भी तरीके से ऐसे फालतू चीज़ों में खुद को उलझाना नहीं चाहिए। उनको ये किसी भी करियर में उनके आगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय बजट 2026 को देश की भविष्य की मजबूत आधारशिला बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में विश्वास का बजट है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बजट में इको टूरिज्म और पर्वतीय ट्रेल के विकास पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य को खास लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि इस बजट से आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और स्थायी रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट से भविष्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, किसान सशक्त होंगे, महिला सशक्तिकरण को और बल मिलेगा, साथ ही युवाओं के लिए नए अवसरों का विस्तार होगा। उन्होंने इसे पर्वतीय राज्यों को आगे बढ़ाने वाला बजट बताया। हवाई सेवाओं के विस्तार और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने को भी बजट की बड़ी उपलब्धि बताया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे क्षेत्र में उत्तराखंड को ऐतिहासिक उपलब्धि मिली है। राज्य को 4,769 करोड़ रुपए का रेल बजट आवंटन किया गया है, जो पिछली सरकारों की तुलना में लगभग 26 गुना अधिक है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह बजट उत्तराखंड के समग्र विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। इस बजट से जो प्रावधान नए बजट में किया गया है, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, जल जीवन मिशन पेयजल योजनाएं हों या ग्रामीण विकास हो, पर्वतीय टेल्स बनाने की जो इसमें घोषणा की गई है, उन सभी से देवभूमि उत्तराखंड को विकास की संभावनाओं के अनेक पंख लगने वाले हैं। उत्तराखंड इस बजट से लाभान्वित होने वाला है। हम हर क्षेत्र में इस बजट पर समन्वय करके हमारी राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेगी और हमारे राज्य का विशेष ख्याल पहले से ही भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार रखती आई है। उसी का परिणाम है कि केंद्र की 3.5 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं हमारे राज्य के अंदर सड़कों के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, परियोजनाओं के क्षेत्र में, रेल, रोपवे, हवाई सेवाएं, स्वास्थ्य, सभी क्षेत्रों में गतिमान है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस दूरदर्शी बजट को प्रस्तुत करने के लिए अमरोहा जनपद की नौगांवा सादात तहसील में किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर माहौल गर्माता जा रहा है। तेंदुए के हमले, आवारा पशुओं का आतंक और गन्ना भुगतान जैसे मुद्दों पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि यदि 8 फरवरी तक समाधान नहीं हुआ तो कलेक्ट्रेट पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तहसील नौगांवा सादात क्षेत्रों में किसानों और ग्रामीणों की गंभीर समस्याओं को लेकर प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। उप जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में संगठन ने बताया कि मध्य गंगा नहर के दोनों ओर
घनी झाड़ियों के कारण तेंदुओं का खतरा बढ़ गया है। हाल ही में कुतुबपुर हमीदपुर के बाद 15 जनवरी को अलीपुर कला में किसान की मौत से क्षेत्र में दहशत और आक्रोश है। किसानों ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और तेंदुओं को पकड़कर जंगल में छोड़ने की मांग की है। इसके साथ ही वेद शुगर मिल पर बकाया गन्ना भुगतान, घटतौली रोकने, बिजली आपूर्ति सुधारने और तहसील कार्यालय शीघ्र शुरू करने की मांग उठाई गई है। संगठन ने चेतावनी दी कि 8 फरवरी तक समाधान न हुआ तो अमरोहा कलेक्ट्रेट पर आंदोलन किया जाएगा। आज हमारा धरना प्रदर्शन मासिक मीटिंग है, पंचायत है, जिसमें विभिन्न मुद्दे हैं जो समस्या है किसानों की, जैसे तहसील में अंश निर्धारण नहीं हो पा रहे हैं और ढक्का गांव में चकबंदी विभाग ने लूट मचा रखी है, वहाँ उन्हें बर्बाद करके रख दिया। ढक्का गांव में हम चाहते हैं चकबंदी बंद हो। और कुतुबपुर हमीदपुर में पीछे 4 आदमियों को तेंदुए ने काट लिया था, वो तेंदुआ फांसी खा के अटक के एक पेड़ में खत्म हो गया था। तो किसानों पर मुकदमे हो, मुकदमे वापस हो और उन्हें 1-1 लाख का मुआवजा देने की बात कही थी, तो 1-1 लाख जब मुआवजा दिया जाए। और जो समस्याएं तहसील की हैं, जैसे बिजली विभाग में भ्रष्टाचार है, बिजली विभाग के जो जेई हैं वो बिल ठीक नहीं कर रहे हैं किसानों के। और गन्ना विभाग से है, गन्ने का हमारा जो वेब शुगर मिल है उसका पेमेंट नहीं आया अभी तक, फुल पेमेंट कराया जाए। इन्हीं चीज़ों को लेकर आज हम यहाँ बैठे हैं। अगर 8 तारीख तक निस्तारण नहीं हुआ तो 9 फरवरी को हम कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी। हिमाचल प्रदेश के आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने अपना 40वां जन्मदिवस मनाया। इस दौरान रामलीला कला मंच मैदान जयसिंहपुर में मेडिकल कैंप का भी आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा जहां प्रदर्शनी लगाकर लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई, वहीं रक्तदान शिविर, हेल्थ चेकअप कैंप का भी आयोजन हुआ, जहां हजारों लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और निःशुल्क दवाइयों को भी मुहैया करवाया गया। इस दौरान विभिन्न महिला मंडलों, कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। साथ ही जयसिंहपुर के सितारे नया कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। साथ ही मंत्री यादविंद्र गोमा ने लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह जन्मदिवस जन सेवा के रूप में मनाया गया है और यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, जहाँ लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया है। इन्होंने आज मेरे जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ पर आयोजन जो है कार्यक्रम किए और जिसमें मुख्यतः हमने जिस जन भावना से हमने काम करने का उद्देश्य किया है, उसमें हमने इस बार जो है मैंने प्रयास किया है कि हमने लगभग 70 और 80 के बीच में हमने व्हीलचेयरें जो है वो वितरित की हैं और बैसाखियाँ बांटी हैं। साथ में और जिनको सुनने में जो सक्षम नहीं है उनकी मशीनें वितरित की हैं। आइज़ का हमारा कैंप लगा है, लगभग 500 चश्मे जो है हमने यहाँ पर वितरित किए हैं। और साथ में जो कृत्रिम अंग जिनके कई लोगों की टांगें नहीं हैं, उनको कृत्रिम जो है टांगें हमने जो यहाँ पर लगवाए हैं। मैं विशेष रूप से एक्ट ह्यूमन NGO का भी धन्यवाद करता हूँ, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम भी उन्होंने हिस्सा लिया और आयोजन का जो है सफल आयोजन किया। और पूर्ण रूप से मैंने अपनी ओर से कोशिश की है कि जितने भी लोग आए थे उन सबका हमने मेडिकल चेकअप जो है मुफ्त जो है दवाइयाँ आयुष विभाग से, एलोपैथिक विभाग से हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाई हैं। और साथ में हमारे टांडा से स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है यहाँ पर आए थे और अगर कोई ज़्यादा लंबी बीमारी वाला व्यक्ति होगा तो उनको जो है टांडा या पालमपुर जो है वो बुलाया है। तो मैं पूर्ण रूप से यहाँ की स्थानीय जनता का भी धन्यवाद करता हूँ। और इस तरीके से हमने इस बार एक नया कार्यक्रम अभियान जो है जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में जयसिंहपुर के स्थित भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने हिमाचल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आरडीजी को लेकर दिए गए बयान पर हमला बोला। सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री आज आरडीजी का रोना रो रहे हैं, लेकिन पहले किस आधार पर हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की बात कहते थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिमाचल को 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक समृद्ध बनाने की बात कहते रहे। अब वो जनता के सामने अपना विजन रखने को तैयार नहीं है। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री को जनता के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और बताना चाहिए कि वो किस तरह से हिमाचल को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने जा रहे हैं।
रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आरडीजी के ऊपर जो मुख्यमंत्री जी का आज बयान आया है, हिमाचल प्रदेश जो है इसको अन्य प्रदेशों की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। हम 90% जो है पहाड़ी प्रदेश हैं, हमारे पास कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये क्या उनकी सोच थी जो उन्होंने पहले कहा था कि 2027 तक हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे और 32 तक जो है इस देश का सबसे अमीर राज्य बनेंगे। कोई तो रोड मैप, कोई विजन डॉक्यूमेंट, कोई उनकी दूरदृष्टि तो रही होगी, उसको प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। ये 15वें वित्त आयोग से ही सबको पता था, सब प्रदेश जो है इस चीज को जानते थे। तो आप खुद फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस प्रदेश के, तो आपको या आपके अधिकारियों को या जो लंबी चौड़ी सलाहकारों की टीम बना रखी है, जिसका पहले ही वित्तीय बोझ इस प्रदेश के ऊपर पड़ रहा है, उनको इसका आभास नहीं था कि इस तरह की परिस्थितियां आएंगी, या हम पूरी तरह ही जो है वो आरडीजी पर निर्भर थे। तो अपना रोड मैप जो है, एक विजन डॉक्यूमेंट, उसको इस प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए, बजाय इसके कि केंद्र सरकार को ही दोषारोपण लगातार करते रहें। और साथ ही पंचायती चुनावों पर इस प्रदेश की सरकार की क्या राय है? मंत्री कुछ बोलते हैं, मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, अधिकारियों ने अभी नगीना लोकसभा सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद कन्नौज के छिबरामऊ पहुंचे, जहां शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर कपूरपुर के मैदान में आयोजित जनसभा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। मंच पर चढ़ते ही जब चंद्रशेखर आजाद ने हजारों की भीड़ और कार्यकर्ताओं का जोशीला स्वागत देखा तो वो गदगद हो गए और उन्होंने स्पष्ट किया कि यह जनसभा छिबरामऊ के राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी। अपने संबोधन में बहुजन समाज पार्टी और भाजपा सरकार को घेरते हुए सांसद ने आरक्षण और नौकरियों में धांधली के अत्यंत गंभीर आरोप भी इस दौरान लगाए। T20 वर्ल्ड कप 2026 के महामुकाबले को लेकर खेल जगत से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने साफ कर दिया कि उनकी टीम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। शरीफ ने कहा कि 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले इस मैच से हटने का फैसला काफ़ी सोच समझ कर लिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि वे बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और खेल के मैदान में राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस फैसले के बाद कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच पर अनिश्चितता के बादल मंडरा चुके हैं। इससे करोड़ों फैंस को बड़ा झटका लगा है। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह। जयपुर शहर बीजेपी जिला अध्यक्ष अमित गोयल ने केंद्रीय बजट 2026 की सराहना करते हुए इसे विकसित भारत का ऐतिहासिक रोड मैप बताया है। गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बजट 10% जीडीपी वृद्धि और 4.3% राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के साथ आर्थिक अनुशासन का बेजोड़ उदाहरण है। उन्होंने विशेष रूप से 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और बुनियादी ढांचे पर रिकॉर्ड निवेश को रोजगार सृजन के लिए क्रांतिकारी बताया। गोयल के मुताबिक टैक्स सुधार और डिजिटल सिस्टम से व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही आधुनिक सिंचाई और स्टार्टअप फंडिंग के जरिए किसान और युवा सशक्त होंगे। उन्होंने अंत में जोर दिया कि यह बजट 2047 तक भारत को समृद्ध बनाने की मजबूत नींव रखता है। तेज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।